आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं 4 इनपुट फंक्शंस को, जिसमें से सबसे पहला जो हमारे पास है वो है स्कैन एफ। तो स्कैन एफ जो है ये एक जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो यूजेज है, इसका यूजेज जो है वो यही है कि हम जो है इसके अंदर नंबर्स, स्ट्रिंग टाइप, वैल्यूज जितनी भी हमारी हो सकती हैं हम इसके अंदर जो है वो एज ए इनपुट यूजर से ले सकते हैं। तो उसके अलावा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में डिक्लेयर कर दिया है एक वेरिएबल जो कि एज नाम से है, ठीक है। और ये जिस डाटा टाइप में डिक्लेयर हुआ है वो इंटीजर है हमारा। तो इंटीजर के अंदर जो है वो सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से जो है वो आप नंबर्स दे सकते हैं। तो अब स्कैन एफ हमने लिखा, उसकी जो लिखने का एक तरीकेकार है वो ये है कि सबसे पहले जो है हमने डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना होता है, ताकि हम उसको जो है वो डिफाइन कर सकें कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं या जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ऊपर वो किस डाटा टाइप का है, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर के लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है वो होता है डी, और उसके बाद फिर कॉमा देने के बाद एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है स्कैन एफ के अंदर इनपुट लेने के लिए। तो उसके बाद हमने जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था वो हमने वेरिएबल लिख लिया। तो अब ये क्या करेगा कि हमें यूजर से जो है वो इंटीजर टाइप का जो है कोई ना कोई नंबर ले लेगा। तो सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारा गेट सी एच, ठीक है, गेट कैरेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है बेसिकली काम ये होता है कि ये रीड करता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को, जो भी कीबोर्ड के जरिए यूजर की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, उसको रीड करता है विदाउट शोइंग ऑन स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवाता, जो भी यूजर इनपुट देगा वो स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करेगा, बल्कि उसको जो है वो स्टोर कर लेगा बैक एंड पर। इसको हम जो है पासवर्ड वगैरह या इसके अलावा और भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो हमारी हाइड रहें, ठीक है। इसलिए हम इस गेट सी एच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका बेसिकली बस काम यही होता है कि ये जो है यूज़र से वैल्यू ज़रूर लेता है, लेकिन यूज़र को जो है वैल्यू दिखाता नहीं है कि उसने वैल्यू दी क्या है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हमने कैरेक्टर डाटा टाइप उठाया अपना। कैरेक्टर डाटा टाइप में जो है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दी है सी एच नाम से। तो ये इसका फॉर्मेट होता है गेट सी एच का, जब हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, जो ऊपर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसी वेरिएबल को रखकर हमने उसको जो है वो गेट सी एच का फंक्शन जो है वो असाइन कर दिया। जब उसको असाइन कर दिया तो मतलब कि ये जो भी वैल्यू लेगा वो सी एच के अंदर जाकर जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो अब थर्ड पर आ जाते हैं गेट सी एच ई। गेट सी एच ई में क्या होता है कि ये सेम एज इट इज गेट सी एच की तरह ही होता है, लेकिन इसमें मेनली बस एक डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जब ये यूजर से वैल्यू ले रहा होता है, लेता ये भी सिंगली कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन जब वैल्यू ले रहा होता है उससे तो उस टाइम क्या करता है, ये यूजर को जो है जो इनपुट उसने दी है वो उसको इमीडिएटली वहीं पर ही जो है वो शो करवा देता है। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका उठाएं तो एग्जांपल में ये फर्स्ट हम जो पिछले हमने गेट सी एच के अंदर भी डिक्लेयर किया था, ठीक है, वेरिएबल, तो यहाँ पर भी हमने सेम वैसा ही कर दिया। तो यहाँ पर पैटर्न भी सेम वही है इसको अप्लाई करने का, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू यूजर देगा वो जाके स्टोर सी एच के अंदर ही होनी है। तो चौथे नंबर पर जो है हमारे पास वो है गेट्स। ये जो है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को पिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें कैरेक्टर अभी तक जो हमने देखे वहां पर हम सिंगल कैरेक्टर को जो है वो पिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन कैरेक्टर अगर हमें पिक करना है, किसी का नाम लिखना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए फिर हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को जो है गेट कर सकता है। तो इसकी यूजेज की बात की जाए तो स्ट्रिंग जो होता है वो पूरी एक टेक्स्ट की लाइन को जो है वो यूजर से ले सकता है, जो भी आप उसकी लेंथ डिफाइन करेंगे उसके मुताबिक। तो एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर एक जो है डाटा टाइप हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसके साथ एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर करने के बाद लेंथ डिफाइन की है उसकी, कि लेंथ उसकी कितनी होगी।
कितने करेक्टर उसके अंदर आने चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा है 50 करेक्टर्स आने चाहिए। तो यानी कि 50 करेक्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद के जो भी करेक्टर होंगे ये उन सबको स्किप कर देगा। तो अब इसको लिखने का पैटर्न क्या है, गेट्स लगाकर उसके बाद उसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर की है उसको इसकी ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमने राइट कर देना है। तो अब यहां तक हमने सारे इनपुट फंक्शन जो हैं वो देख लिए। एक दफा इनको इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं हम। तो इंप्लीमेंट करने के लिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहले था स्कैनफ। तो यहाँ पर हम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जो कि हमने अपनी स्टार्टिंग में एज नाम से लिखा था। तो यहाँ पर भी हम एज लिख देते हैं और यहाँ पर इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, ताकि उसको पता चले कि फॉर्मेट कौन सा है इसका। तो उसके बाद जो है यहाँ पर एज लिख देते हैं। ठीक है, एज लिखने के बाद अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के साथ ये हमसे वैल्यू लेगा। हमने फॉर एग्जांपल 78 दे दी तो उसके बाद एंड हो गया। ठीक है, कुछ और नहीं दिखा रहा हमें, सिर्फ इसने इनपुट ले ली। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसने इनपुट ली भी है कि नहीं ली, तो उसके लिए फिर हमें आउटपुट इसकी निकालनी पड़ेगी। तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो है वो हम प्रिंट एफ कर देते हैं इसको। तो %d उसके बाद कॉमा एज, और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहां पर मैं दे देता हूं 78। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने इनपुट दिया था स्कैनएफ में 78 और नीचे जो है उसका आउटपुट भी उसने शो करवा दिया। यानी कि हमारा इनपुट जो है जो यूजर ने दिए है वो इसने पिक भी किया है और उसके अलावा उसको प्रोसेस करने के बाद आगे आउटपुट में शो भी करवा दिया है। तो सेकंड जो इनपुट फंक्शन था हमारा वो था गेट ch। तो उसके लिए जो है वो हम डाटा टाइप के इस्तेमाल कर लेते हैं करेक्टर, और यहाँ पर वेरिएबल भी हम दे देते हैं ch देने के बाद जो है यहाँ पर जैसे कि हमने अपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने ch को जो है वो असाइन कर दिया था गेट ch का फंक्शन। तो गेट ch का फंक्शन हमने अब यहाँ पर सेम एज इट इज वैसा ही लिखा है जैसा वहां पर था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एरर दे रहा है। क्यों, क्या कह रहा है कि गेट ch वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। क्यों डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हेडर फाइल को जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेडर फाइल को जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं conio.h। तो ये हेडर फाइल हमने लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको इनपुट दे रहे होंगे ना, तो आप इनपुट देते हुए अगर चेक करें इसको, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इनपुट दूंगा, इनपुट लेने के बाद जो है ये मुझे शो नहीं करवाएगा कुछ भी। अब ये देखें ये एंड हो गया, हालांकि मैंने इनपुट इसको दी है और इंटर भी नहीं दबाया। ठीक है, अगर मैं इंटर दबाऊं तब ये आगे जाए ना, लेकिन यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है ताकि जो वैल्यू यूजर दे रहा है वो सिर्फ यूजर को वैल्यू का पता हो, वो स्क्रीन पर भी शो ना हो। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमें इसका आउटपुट भी चेक करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर सी कॉमा ch। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू दे रहा हूं k, तो देखें यहां पर इसने मुझे आउटपुट में k शो करवा दिया। पहले कुछ भी शो नहीं करवाया था, लेकिन अब जो है वो k शो करवा दिया मुझे, और बिना किसी बटन को दबाए हुए इसने खुद ही जो है उसको प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो हमारे पास था वो था गेट चे। तो गेट चे के लिए जो है वो हम नया कोड नहीं लिखते, बस गेट ch को ही जो है वो थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम ई लगा देते हैं, ई लगाने के बाद जो है यहाँ पर हम /n लगा देते हैं ताकि उसका आउटपुट नेक्स्ट लाइन पर जाए। तो अब जो है इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। तो जैसे ही यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है, तो मैंने k वैल्यू दी तो उसने इनपुट भी शो करवा दिया, आउटपुट भी शो करवा दिया विदाउट प्रेस एनी की। तो इसके बाद है चौथे नंबर पर हमारे पास गेट्स। इसको हम रिमूव कर देते हैं हेडर फाइल को, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें। तो यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू अगर हमें कोई चाहिए तो हम वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेंथ दे देता हूँ 50 की फॉर एग्जाम्पल।
तो लेंथ यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी और यहाँ पर मैं जो है गेट्स का फंक्शन लगा देता हूँ और उसके अंदर ch को लिख देता हूँ ताकि जो भी वैल्यू यूजर दे वो ch के पोर्शन के अंदर जो है जाकर स्टोर हो जाए। ठीक है, और ये आउटपुट फिर यहाँ पर हमें शो करवा देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। तो एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ अली अहमद। सॉरी, यहाँ पर जो है वो हमसे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमने कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम दोबारा लिख देते हैं अली अहमद। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट भी हमें शो हो रही थी और उसके बाद उसने हमें आउटपुट भी शो करवा दी। अगर हमें मोर देन वन कैरेक्टर को जो है वो एज ए इनपुट लेना है या एज ए आउटपुट शो करवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम वापस चलते हैं और यहाँ पर जो है आउटपुट फंक्शन को देख लेते हैं। तो आउटपुट फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास पुट4, पुट्स और प्रिंटफ है। तो फर्स्ट नंबर पर जो है पुट4 को हम देख लेते हैं। पुट4 जो है ये सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूजेज जो है वो सिर्फ यही है कि आप जो भी कैरेक्टर देंगे वो आपको एज इट इज एज आउटपुट जो है वो शो करवा देगा। वो बेशक आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके प्रिंट करवाएं या फिर उसके अलावा क्या नाम है पुट4 के फंक्शन के अंदर ही अगर आप उसको रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो दोनों केसेस में हमारा ये प्रिंट कर देगा। तो सेकंड नंबर पर जो है वो पुट्स है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को जो है शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पुट्स अभी हमने देखा कि हमने इनपुट ली तो उसके अंदर क्या था, मोर देन वन कैरेक्टर को जो है वो हम ले पा रहे थे यूजर से। ठीक है, तो उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसको लिखने का बस सिंपल तरीका ये होता है कि पुट्स। ठीक है, पुट्स के अंदर अगर आप किसी वेरिएबल को जिसके अंदर पूरा सेंटेंस एक स्टोर है उसको अगर शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ही लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद थर्ड नंबर पर प्रिंटफ है जो कि जनरली हम इस्तेमाल करते हैं और मैंने रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले ही अपने सारे प्रोग्राम्स के अंदर प्रिंटफ का ही इस्तेमाल किया है चीजों को प्रिंट करने के लिए। ये इसी तरह है जिस तरह से स्कैनफ है। ठीक है, ये भी मुख्तलिफ पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमारी हर टाइप की वैल्यू जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसको हम जो है वो फर्स्टली अपना कोई भी डाटा टाइप जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो डाटा टाइप लिखकर उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर करने के बाद जो है उसको अपने किसी भी सेंटेंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हम जो है इसको शो करवा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एज के अंदर 20 वैल्यू हमने लिखी है तो वो 20 वैल्यू जो है यहाँ पर हमने शो करवाई है। तो यहाँ से विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है आप उसको नहीं देख पाओगे। तो यहाँ से वो 20 वैल्यू जो है शिफ्ट होगी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर और यहाँ पर जाकर वो वैल्यू जो है शो हो जाएगी। तो अब जो है वो हम चलते हैं C++ के ऊपर, वहां पर जो है इन सबको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो हम पुट्स को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये हमारे पास प्रीवियस प्रोग्राम बना पड़ा है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। तो हम यहाँ पर इनपुट हमने ली भी है गेट्स के जरिए, तो यहाँ पर हम पुट्स कर देते हैं। ठीक है, पुट्स में ch को ही शो करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल फरहान, तो उसने आउटपुट में हमें फरहान शो कर दिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट जो है वो लिखना चाहते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, हेलो फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। तो इसको अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह से लिखकर भी जो है वो उसको शो करवा सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल के जरिए लिखकर शो करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं आप। तो इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं पुट4 को। तो पुट4 के अंदर फॉर एग्जांपल हम कैरेक्टर
कोई भी उठा लेते हैं और उसको जो है वो वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल t, और उसके बाद पुट 4 और यहां पर ch जो है वो हम लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने वो t वैल्यू जो है वो हमें शो करवा दी। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद आप इसके ब्रैकेट के अंदर ही जो है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर t लिख देता हूं, कैपिटल T। तो यहां पर मैंने कैपिटल T लिखी और वो उसने वहां पर हमें शो करवा दी। और प्रिंट एफ जो है वो आप स्टेटमेंट के लिए भी लिख सकते हैं। कोई और चीज आपने जो है वो शो करवानी है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आई एम 20 years old, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मुझे एज इट इज इसी तरीके से प्रिंट करवा के दे देगा। अदरवाइज अगर आप किसी वेरिएबल के जरिए इसको प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा इंट एज वेरिएबल दे दिया और उसको वैल्यू दे दी मैंने 20 वैल्यू दी, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एज को डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसके साथ यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लगा दूंगा ताकि जो एज की वैल्यू है वो यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आया उस चीज के अंदर, सेम एज इट इज जैसे वो थी वैसे ही आ गई है हमारे पास दोबारा से आउटपुट। तो ये तो थे हमारे पास आउटपुट फंक्शंस जो कि हमने यहां पर डिस्कस किए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है, इसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप को जो है दूसरे डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है विदाउट एनी प्रोग्रामर इंटरवेंशन, यानी कि प्रोग्रामर की मुदाखलत के बगैर ही जो है वो कंपाइलर हमारा काम कर लेता है इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रोग्रामर कोई भी जो है वो रोल अदा नहीं कर रहा होता, कंपाइलर जो है वो खुद ही इसको हैंडल कर रहा होता है। तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर और फ्लोट में जो है कुछ वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कि इंटीजर में से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहे हैं फ्लोट के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने num1 उठाया, उसकी वैल्यू 10 रख दी, ठीक है। उसके बाद num2 उठाया जो कि फ्लोट में उठाया हमने, 3.5 उसकी वैल्यू रखी है। और जब बारी आई रिजल्ट की, तो रिजल्ट में हमने क्या किया, num1 प्लस num2 कर दिया, लेकिन रिजल्ट खुद एक वेरिएबल जो है वो फ्लोट डाटा टाइप का रखा है हमने, ठीक है। इसमें क्या करेगा कंपाइलर, इसमें ऑटोमेटिकली जो है उनका रिजल्ट चेंज कर देगा वो फ्लोट में। अब देखें इम्प्लिसिट वो तो कंपाइलर के बिहाफ से जो है उसके लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर प्रोग्रामर को अपने मुताबिक कोई चीज जो है वो चेंज करनी है या कोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, एक डाटा टाइप को जो है दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना है, तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए हमारे पास मौजूद है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो ये जो है मैन्युअली कन्वर्ट किया जाता है किसी भी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के अंदर प्रोग्रामर के जरिए। तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल में जो है हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है जिसको हमने इंटीजर में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल num1 3.14 वैल्यू है उसकी फ्लोट में, ठीक है, वो पिक किया हुआ है हमने, और एक num2 है हमारे पास जो कि इंटीजर में पिक किया हुआ है। अब यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को सबसे पहले तो हम डाटा टाइप उसका चेक कर, ठीक है, उसी डाटा टाइप को जो है वो हम ब्रैकेट में लिखने के बाद जिस नंबर को चेंज करना है वो नंबर हम लास्ट में लिखते हैं। तो अब हम जो है वो C++ के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों टाइप कास्टिंग जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डाटा टाइप जो है वो हम इंटीजर का उठा लेते हैं, जैसे num1 = 10, और दूसरा डाटा टाइप जो है वो हम फ्लोट उठा लेते हैं num2 और इसकी वैल्यू दे देते हैं 3.5, और रिजल्ट हमने जो है वो स्टोर
करना है उसके अंदर num1 का और num2 का, तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो ये हमने अब लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कंपाइलर जो है इसको ऑटोमेटिकली चेंज करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर F लगा देते हैं। तो F लगाने के बाद यहाँ पर कॉमा और रिजल्ट को जो है वो हम लिख देते हैं और इसको अब कंपाइल करके देख लेते हैं। तो आई थिंक 13.5 आना चाहिए आंसर। तो आप ये देख सकते हैं कि 13.5 हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2.2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएंगी वो सिर्फ 2 आएंगी। जैसे कि ये आप देख सकते 2 वैल्यूज आई हैं हमारे पास, पहले ज्यादा आ रही थी पॉइंट के बाद। तो उसके अलावा अब एक्सप्लिसिट अगर हम देखें तो इसको ही हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू हम ले लेते हैं num1 की फ्लोट में। num1 की वैल्यू जो है वो फ्लोट में ली हमने। फ्लोट में लेने के बाद हमने इसको चेंज करना है। यहां पर हम ले लेते हैं 10.6। तो यहां पर हम num2 दे देते हैं। num2 को num1 की वैल्यू असाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर असाइन करेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं num1 और इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां पर हम दे देते हैं %d और यहां पर हम रिजल्ट को साइड में करके यहां पर num2 को जो है शो करवा देते हैं। अब क्या होगा, अब ये वैल्यू जो है ये फ्लोट की है, तो क्या होगा, इस फ्लोट की वैल्यू को जो है ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखी है। यहाँ पर सेम वही रूल अप्लाई होता है जो कि हमारे मैथमेटिक्स में होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर बाहर के नंबर को, यानी कि ब्रैकेट की चीज जो भी पड़ी है वो सबसे पहले इंप्लीमेंट होगी उनके ऊपर। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लोट की वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल उठा लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है हमारे पास, num1 num2 इक्वल्स टू 3। अब इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन हमें वैल्यू फ्लोट में चाहिए, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे फ्लोट, ताकि सबसे पहले वो वैल्यू चेंज हो हमारी फ्लोट में। फ्लोट में चेंज होने के बाद जो है वो डिवाइड हो, तो num1 डिवाइडेड बाय num2। तो ये जब हमने लिख दिया अब, तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो फ्लोट में वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। फ्लोट में वैल्यू को चेंज करने के बाद जो है उसको डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम रिजल्ट वेरिएबल जो है वो लिख देते हैं और यहाँ पर 0.2f भी लिख देते हैं, ताकि पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर ना आए हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 10 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 3.33 समथिंग। तो ये हमारा जो है इंटीजर वैल्यू को इसने इजीली फ्लोट में चेंज कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि डिवीजन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारे नंबर हैं वो पॉइंट्स में जाएं, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पर नंबर भी वो उठाए जो कि पॉइंट्स में जाने वाले थे। अगर यहाँ पर हम डाटा टाइप इंटीजर ही रहने देते, इसको जो है वो टाइप कास्ट नहीं करते, तो फिर क्या होना था, सिर्फ 3 आंसर आना था। लेकिन यहाँ पर हमने जब टाइप कास्ट किया तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो 10 को जो है वो 10.0 में चेंज किया और उसके बाद 3 को 3.0 में, और उसके बाद फिर 10.0 को डिवाइड कर दिया 3.0 के साथ। डिवाइड करने के बाद जो है आंसर आया 3.33। तो जो भी आंसर आया वो उसने हमें शो करवा दिया। तो ये होती है हमारी टाइप कास्टिंग, या जिसको आप कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो आज जो है वो हमने ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आ गई होगी इनकी।
तो थैंक यू सो मच।